तो उत्पत्ति, ब्रह्मांड की उत्पत्ति अकॉर्डिंग टू द बुक के अनुसार, ठीक है। कहते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं विकास संबंधी सभी सिद्धांत अभिरक्त विस्थापन नामक महत्वपूर्ण खगोलीय प्रेक्षण से अनिवार्य रूप से सहमत दिखाई पड़ते हैं। तो इसके लिए आपको यह जानना पड़ेगा कि अभिरक्त विस्थापन क्या है, ठीक है। तो कहते हैं इस अभिरक्त विस्थापन को भी समझने के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिए कि प्रकाश को ना किसी प्रिज्म से गुजारिए। जैसे मान लीजिए सूर्य है, इसका प्रकाश जा रहा है और यहाँ पे एक प्रिज्म है, ठीक है। इससे गुजारते तो 7 रंगों की ना पट्टी दिखाई पड़ती है, ठीक है। तो इसे ही स्पेक्ट्रम या वर्णपट कहते हैं, जिसमें कौन कौन से कलर आ रहे हैं ये देखिए, वायलेट, ठीक है, बैगनी, इंडिगो, ठीक है, यानी नीला, ब्लू यानी आसमानी, ग्रीन यानी हरा, येलो यानी पीला, ऑरेंज यानी नारंगी, रेड यानी लाल। अब देखिए ये चीज VIVGYOR, इसको आप एक कोड बना लीजिए, ठीक है। इसको कोड बना लीजिए और आपको ऐसे ही याद हो जाएगा VIVGYOR। अब यहाँ पे ऑटोमेटिक वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। अब इसका वेवलेंथ सबसे कम होता है और रेड का वेवलेंथ कितना सबसे अधिक होता है। तो अब यहाँ पे आप देखते होंगे, यहाँ पे यही क्वेश्चन बना के पूछ देगा, जैसे खतरों का सिग्नल लाल क्यों होता है, तो क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य ना ज्यादा होता है, जिससे दूर की वस्तु को लाल रंग को ना हम दूर से ज्यादा देख सकते हैं, इसलिए इस खतरों का सिग्नल लाल ही होता है। बस इतना सा बोल दीजिए पेपर के अकॉर्डिंग। बस नंबर 2 में 2, ठीक है, वेवलेंथ, ठीक है। तो ये हो गया, इसका क्या होता है, कम होता है, वायलेट का सबसे कम। तो अब ये चीज हो गया, तो इसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। अभी मैंने कह दिया कि प्रकाश को किस फिल्म से गुजारते हैं तो 7 रंगों की एक पट्टी दिखा देते हैं, जिसे हम वर्णपट कहते हैं, ठीक है, जिसमें विभिन्न कलर है। बैगनी का तरंग दैर्घ्य सबसे छोटा और लाल का सबसे लंबा होता है, ठीक है। सबसे लंबा होता है लाल का, रेड का, और बैगनी का सबसे छोटा होता है। तो यहाँ से अब ये चीज सब पूछ सकता है ना, क्योंकि पेपर में ये सब आते रहते हैं, चाहे आप कोई भी क्लास में हो, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस में ये सब तो आ ही जाता है कि आप कौन सा होता है, क्या होता है, नहीं होता है। तो जब आप डीपली किए हो, स्टोरी सुने हो, तो हो ही जाएगा याद। ये चीज होता है पॉइंट्स। अब इसको क्या होता है, अब इसी पॉइंट को अगर अब देखो, तो जैसे अब मान लो आधा घंटा का है, 1 घंटा का है, और इस तरीके से तो बहुत कम व्यू हो गया। लेकिन यही आप देखो 2 मिनट्स का है, 1 मिनट का है, स्पेक्ट्रम लिख दिए तो VIVG हुआ, ठीक है, मतलब जो भी हो फटाफट। लेकिन क्या कंसेप्ट आप तो समझ लिए, हाँ ऐसा होता है, लेकिन आप उसको रिपीट देखे नहीं देखे बात की बात है, चलो कोई नहीं। लेकिन एक क्लियरिफिकेशन ऑफ जो आप समझ रहे हो जैसे लाइव, तो इसलिए मैंने कहा बार बार कि आप लोग जब पेपर की तैयारी करो तो कोई भी आप किसी भी टॉपिक को सर्च करते हो तो कॉपी लेके बैठा करो, कॉपी पेन लेके। और आप नॉलेज के लिए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो कैसे भी रह सकते हो, ठीक है, देख समझ सकते हो, ठीक है। अब कहते हैं अधिकाधिक दूरस्थ वस्तुएं तीव्र से तीव्रतर गति के साथ दूर जाती हुई दिखाई पड़ती है। अब कहते हैं अधिकाधिक मतलब बहुत सारे, तो अधिकाधिक दूरस्थ वस्तुएं, जो दूर की वस्तु है, तीव्र से तीव्रतर दूर दिखाई पड़ती है, ऐसे हम जाती है, ठीक है। एक निश्चित दूरी पर वस्तु प्रकाश की गति दूरगामी होने लगती है। जैसे अगर कोई चीज से अगर हम दूर होते हैं, दूरगामी होते हैं, तो वह अभिरक्त विस्थापन के प्रभाव में आती है। तो वही कह रहे हैं अभिरक्त विस्थापन, यानी जैसे ही दूर होते जाते हैं तो अभिरक्त विस्थापन के, तब लास्ट में आपको लाल दिखाई पड़ता है, फिर इसके बाद वो भी दिखाई नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अभिरक्त विस्थापन के प्रभाव में आ जाती है, तब वे लगभग अदृश्य हो जाती है। इसे ही क्या कहते हैं, रेडशिफ्ट कहा गया है, ठीक है। अब अभिरक्त विस्थापन फोटोन, अब ये फोटोन क्या है, फोटोन तो पढ़ेंगे, अभी हम ब्रह्मांड के समझ रहे। तो अभिरक्त विस्थापन फोटोन की बारंबारता में निरंतर ऊर्जा और दीर्घ तरंगदैर्घ्य की ओर विस्थापन का घोतक है, ठीक है। अभिरक्त विस्थापन क्या कह रहे हैं, फोटोन की बारंबारता में निरंतर ऊर्जा मतलब, ठीक है, या दीर्घ तरंगदैर्घ्य की ओर विस्थापन का घोतक है। अभिरक्त विस्थापन की परिभाषा प्रकाश के शेष तरंगदैर्घ्य के पृथक मतलब अलग प्रकाश के तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन के रूप में की जाती है। अब देखिए अभिरक्त विस्थापन आप समझ ही गए होंगे कैसे। अभी क्या ना, जो अगर अब देखिए कोई भी वस्तु है, यहाँ से दूर होते जाते हैं,
तो उसका रेट चेंज, उसका कलर जो है ना, प्रकाश वाले सिस्टम की बात कर रहा हूँ, तो चीज होते हैं अंत तक क्या होता है, लाल दिखाई पड़ती है और उसके बाद अदृश्य हो जाती है, तो वही रेड शिफ्ट कहा गया है। ठीक है। और स्पेक्ट्रम क्या है, आपको किसी भी प्रकाश को अगर प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो क्या होता है, 7 रंगों की पट्टी दिखाई पड़ती है, जिसे क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम बर्नपट कहते हैं। तो बुक के अकॉर्डिंग ये सब लाभदायक है, और कोशिश कीजिए एक बार बुक होगा ना उसको भी एक बार रीड लीजिए, एक ही बार में कितना कीजिएगा। अभी मैंने कहा ना प्रैक्टिस, अभी मतलब अभी इसलिए कहता हूँ क्योंकि पिछले क्लास में ये चीज़ समझा दिया रहता है ना, इसीलिए कहता हूँ अभी मैंने कहा है, ऐसा हो जाता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ कहते हैं डॉपलर अभिरक्त विस्थापन से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, डॉपलर अभिरक्त विस्थापन, तो कहते हैं किसी तारे या आकाशगंगाएं की गति, तो तारा तो समझते हैं, राइट, या आकाशगंगा के तो गैलेक्सी मोबाइल कहते हैं ना, सैमसंग गैलेक्सी, तो इससे तो समझते होंगे ना, तो क्योंकि जनरल लोग तो यही समझते हैं, लेकिन आपको पता है ना अलग अलग गैलेक्सी होते हैं। ठीक है, जो अभी हम गैलेक्सी के प्रकार पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे समझाएंगे किस तरह से होते हैं। ठीक है, तो जनरली तो वही समझ जो होता है, जो समझ रहे हैं लोग अपनी गैलेक्सी में, तो तस्तीरनुमा, सर्पिलाकार सब होता है, बेलनाकार सब है। ठीक है, तो बात करेंगे यहाँ डॉपलर इफेक्ट। अब ये आ गया था किसी तारे, डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, तो किसी तारे या आकाशगंगाएं की गति किसी प्रेक्षक द्वारा, मतलब कोई भी जांच करता किसी तारे या आकाशगंगाएं की गति किसी प्रेक्षक द्वारा, ये देखिए कहते हैं किसी तारे या आकाशगंगाएं की गति, मान लीजिए ये तारा है या ये आकाशगंगाएं है, ठीक है, की गति, जो सब अपना अपना कहते हैं ना, आप जहाँ पे हो उसी के अकॉर्डिंग कक्षा में घूमते हो अपने बग में, तो सबकी अपनी अपनी कक्षा है। ठीक है, वो तो हम यूनिवर्स में थोड़ा समझाए तो उसमें और निकाल सकते हैं आप मीनिंग, कितना जाओगे उतना कम है। तो कहते हैं किसी तारे या आकाशगंगा की गति किसी प्रेक्षक द्वारा, अब प्रेक्षक यहाँ मान लीजिए प्रेक्षक जैसे जांच करने वाला कोई ए है, ठीक है, ये देख रहे हैं माइक्रोस्कोप से या किसी से देखे जाने वाले इसके प्रकाश को प्रभावित करती है, यदि वह तारा प्रेक्षक की ओर गतिशील हो। अब ये तारा जैसे ये यहां से देख रहा है, ये जो है इस तारे को, ये तारा को देख रहा है, ठीक है, तो अब माइक्रोस्कोप से तो कहता है इससे प्राप्त होने वाला प्रकाश स्पेक्ट्रम के नीले किनारे की ओर स्थानांतरित होगा, प्रेक्षक की ओर गतिशील हो। अगर ये है प्रेक्षक की ओर गतिशील हो, प्रेक्षक की ओर तो नीले, ठीक है, प्रेक्षक से दूर जा रहा होगा तो उसका क्या हो जाएगा, लाल। यानी कि अगर यहाँ पे देखिए ए है और ए माइक्रोस्कोप से यहाँ पे इसको देखा जाए तारा को, और ये तारा इधर आ रहा है तो क्या होगा, नीला, और ये दूर जा रहा है तो अभिरक्त विस्थापन जो परे है तो वही तो कहता है कि आप लाल दिखाई देगा लास्ट में आपको, फिर इसके बाद अदृश्य हो जाएगा, और दूर जा रहा होगा तो ये आपको लाल दिखाई दे रहा होगा। तो जैसे आप सूर्य को आप कहोगे यहाँ पे पॉइंट्स बहुत सारे आ जाएगा, तो इसका पहले इधर से कर देते हैं फिर हम उधर कर देते हैं, वो वाला विधि। जैसे सूर्य को सुबह उगता है तो लाल रहता है, ठीक है, कह सकते हो, जो स्टार्टिंग में देखते तो जैसे थोड़ा थोड़ा कभी कभी कहते होंगे ना, या कैसा है, तो मौसम, बादल और इस सब के कभी इसका भी प्रभाव पड़ता है, वो चीज समझेंगे, अभी बताते हैं। तो कहते हैं तो इससे प्राप्त होने वाला, ये अकॉर्डिंग टू बुक साइंस जो रिसर्च कर रहे हैं उस मतलब जो पेपर के अकॉर्डिंग, जिसके अकॉर्डिंग हम लोगों को सभी को चलना पड़ता है, ठीक है। तो किसी तारे या आकाशगंगा की गति किसी प्रेक्षक के द्वारा देखे जाने पर प्रकाश को प्रभावित करती है, यदि वह तारा प्रेक्षक की ओर गतिशील हो तो इससे प्राप्त होता है कि स्पेक्ट्रम के नीले किनारे की ओर स्थानांतरित होगा, और यदि वह तारा प्रेक्षक से दूर जा रहा हो तो क्या होगा, उसका प्रकाश स्पेक्ट्रम के लाल किनारे की ओर स्थानांतरित होगा। इस प्रकाशीय घटना को ही डॉपलर इफेक्ट या अभिरक्त विस्थापन कहते हैं, और इसी प्रकाशीय घटना को क्या कहते हैं, डॉपलर इफेक्ट या अभिरक्त विस्थापन कहते हैं, ठीक है। तो आकाशगंगाएं का डॉपलर स्थानांतरण दर्शाता है कि ब्रह्मांड वर्तमान में दूर विस्तार की अवस्था में है। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि आकाशगंगाओं का डॉपलर स्थानांतरण, तो इस विधि से अगर देखा जाए तो देखता है कहते हैं अभी ना फैल ही रहा है ब्रह्मांड,
अभी क्या है, फैल ही रहा है, ठीक है, ये चीज़ है। तो अपना रिसर्च बेस पे अब यहाँ है थोड़ा सा, यहाँ तो समझ गए हैं, थोड़ा सा और एक क्लू बॉक्स में जो होता है सो देखते हैं। कहते हैं डॉपलर अभिरक्त विस्थापन। डॉपलर अभिरक्त विस्थापन की उत्पत्ति किसी प्रकाश उत्सर्जक वस्तु और प्रेक्षक की सापेक्षिक गतियों के परिणाम स्वरूप होती है। यदि प्रकाश स्रोत हमसे दूर की ओर गतिशील हो तो प्रकाश का तरंग दीर्घीकृत हो जाता है, अर्थात प्रकाश लाल वर्ण की ओर हो जाता है। वही चीज है, बॉक्स में उस पॉइंट्स को घेर दिया है, ठीक है। और कहते हैं नजदीक आ रहा हो तो वो नीला विस्थापन होता है, जिसको हम डॉपलर विस्थापन, ये मतलब इसी को डॉपलर विस्थापन, यही वही चीज है जो उस वहाँ है, वहाँ पे घेर दिया गया है। तो ये चीज हो गया आपका रेड शिफ्ट यानी अभिरक्त विस्थापन, ठीक है, डॉपलर इफेक्ट्स, ठीक है, या रेड शिफ्ट, ठीक है। यहाँ पे एक ही है, डॉपलर इफेक्ट और रेड शिफ्ट एक ही का नाम दिया गया है, ठीक है। देखना है तो देख लीजिए, ठीक है। तो ये चीज होता है, वो अपना अपना सोच होता है, मैंने कहा ना। तो ये चीज हो गया। अब कहते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत। ये तो कहते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो करेंगे ना, तो ये चीज जान लीजिए। अब इसी के आधार पर ना ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है ना, उसके सिद्धांत सब अलग अलग मतलब है। जैसे कोई कह रहे हैं महाविस्फोट के सिद्धांत, मतलब बिग बैंग थ्योरी, कोई कह रहा है स्टेडी स्टेट थ्योरी, कोई कह रहा है स्पंदमान दोलमान, इससे तो इस सब की हम जैसे इसी को ही कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि छोटा सा ही है ये, क्योंकि 2 मिनट का जल्दी वायरल होता है। और वायरल की बात नहीं है, बात है समझ की अपने अपने, ठीक है। तो बुक जो भी कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो उसको तो हो रहा होगा समझ तक। अब यहाँ पे है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत समझिए। अब कहते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सभी आधुनिक सिद्धांत आकाशगंगाओं से उपयुक्त डॉपलर स्थानांतरण अर्थात तीव्र विस्तार की अवधारणा पर निर्धारित है। मतलब वही कह रहा है यहाँ पे, डॉपलर स्थानांतरण जो हुआ है ना, ये दूर जा रहा है या पास आ रहा है मतलब उस हिसाब से, तो उस पे ही आधारित है जितना भी सिद्धांत दिया गया उत्पत्ति के। तो पहला हम लेते हैं बिग बैंग थ्योरी, ठीक है, महाविस्फोट के सिद्धांत। पहला क्या लेते हैं, बिग बैंग थ्योरी। पहला लेते हैं बिग बैंग थ्योरी, ठीक है, पहला बिग बैंग थ्योरी। अब कहते हैं बिग बैंग थ्योरी को समझिए, ठीक है। महाविस्फोट के सिद्धांत के अनुसार, बिग बैंग थ्योरी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द बिग बैंग थ्योरी, कई बिलियन वर्ष पूर्व पहले, अब कई में कितना वो पता नहीं है, एक अनुमान ही लगा सकते हैं, ठीक है। जब ये ब्रह्मांड की वहां कल्पना की तो वही कह रहे हैं ना, ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ होगा, उसी का विश्लेषण हो रहा है यहाँ पे, समझने की कोशिश हो रहा है, ठीक है। तो वही कहते हैं इच्छुक, वहां तो कहते हैं आभास कर सकते हैं एक ही बार में। तो कहते हैं महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार कई बिलियन वर्ष पूर्व संपूर्ण ब्रह्मांडीय पदार्थ एक अत्यंत संघन अवस्था में तथा इतने उच्च तापमान एवं दबाव की अवस्था में थे, पहले समझ लीजिए फिर इसके बाद अपने अकॉर्डिंग लिख लीजिएगा, ठीक है, थे कि उनमें परमाणुओं का निर्माण संभव नहीं था। तत्पश्चात उस संघन पिंड में एक आध महाविस्फोट हुआ जिसने उस संघन पदार्थ को विखंडित कर दिया तथा उससे विखंडित टुकड़े अत्यधिक तीव्र गति के साथ अंतरिक्ष में बिखर गए, ठीक है, अंतरिक्ष में बिखर गए। विस्फोट के तत्काल उपरांत ही शीतलन की क्रिया प्रारंभ हो गई, जिसने परमाणुक कणों को मिलकर हल्के तत्वों के परमाणुओं के निर्माण हेतु उपयुक्त दशाएं उपलब्ध कराई। ये परमाणु गैसों के बादलों के रूप में संघनित हो गए और अंततः आकाशगंगाओं के तंत्र के विभिन्न पिंडों के रूप में एकत्रित हो गए। प्रकाश के स्पेक्ट्रम का लाल वर्ण की ओर स्थानांतरण इस तत्व का द्योतक है कि आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर जाती होती प्रतीत होती है और वे जितना दूर जाते हैं उतना ही तेज गति से आगे बढ़ रही है। अब यहाँ पे कहेंगे सर जैसे पढ़ दिए बुक, आप समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे मैंने अभी का जैसे आप भाई क्या ना, ये हर दूसरों अभी कहा तो आप समझ जाइए कि मतलब पिछले वीडियो में, ठीक है। तो हर चीज लिंक होता है, क्योंकि मैंने अभी कहा ना कि जैसे अभी समोसा वाला उदाहरण दिया, समोसा तिकोना की नाम दिए, तो उसी तरीके से यहाँ पे देखिए, अभी हम यहाँ पे नाम थोड़ा समझने के लिए, ठीक है,
यहाँ पे महाविस्फोट के सिद्धांत के अनुसार यहाँ पे कई बिलियन वर्ष पूर्व, अब कितना वो नहीं पता है, ठीक है, कह रहा है कि संपूर्ण जितना भी आज ब्रह्मांड में है, जितना हम रिसर्च किए है उतना ही जानते हैं ना, उससे ज्यादा तो नहीं जानते, कल्पना ही आभास कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जितना नहीं सोचते, वो भी जितना भी ब्रह्मांड में है वो सभी एक समय में कई बिलियन वर्ष पूर्व, जैसे समझिए एक घर है, बस मान लीजिए ये क्लोज है, क्योंकि ये क्लोज ही निरूपित करता है महाविस्फोट के सिद्धांत कि शून्य है। अगर देखा जाए तो महाविस्फोट के सिद्धांत शून्य ही निरूपित करते हैं। और ये कहते हैं सब ना, इसमें जैसे लोग घचाखच भरे रहते हैं, जैसे एक फैमिली मेंबर में सब होते हैं ना, और मान लीजिए सब आ गए इसमें, 10 आदमी का है और इसमें जगह है 10 आदमी के खड़े होने का, और इसमें 100 आदमी है, तो ऊपर नीचे पूरा जमपैक्ट होके खचाखच कहते हैं ना, भर गए, जमपैक्ट, तो पूरा भरे हुए है, तो एक कहते हैं बहुत संघन अवस्था में है, तो बहुत ही गर्मी पैदा होगा, तो क्या होगा, तोड़ फाड़ करेंगे, मतलब ऐसे अजीबोगरीब तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो ये एक तरह से बन ब्रह्मांड को ही निरूपित करते हैं, ये बिग बैंग थ्योरी। तो यहां से एक विस्फोट होगा, तो जैसे ये दूर भागेगा तो इसके अब छोटे बड़े तो सभी होंगे, ठीक है, तो जो भी होंगे और इसके जो भी कण होंगे, जो टूटेंगे फूटेंगे, मतलब जो बंद है, जो भी पदार्थ है, जो भी हो, मैं एक उदाहरण के लिए समझा रहा हूं, तो वो जो टूटेंगे तो जो जिसके संपर्क में आएंगे ना, तो उसका ग्रेविटी जितना होगा ना, उसके आसपास जो है ना, वो अपना अपना एक क्या पिंड, कोई अकेला रह गया तो पिंड उतना ही पे वो आने लगेगा, चल रहा है, गति कर रहा है, ठीक है। अब कोई कहीं और है तो जो जिसके साथ है ना उसी के साथ, जैसे कोई इस दिशा में भागा, कोई इस दिशा में, तो ये चीज भाग ही रहा है। जैसे ही विस्फोट हुआ, आजकल संघन अवस्था में था, पूरा जम्पैक्ट मतलब पूरा भरा है, और गर्मी बहुत चीज लगेगा तो क्या होगा, भाग फूटेगा। तो यही कह रहे ये फैल रहा है, अभी तक फैल रहा है, कई बिलियन वर्ष ये हुआ और अभी तक भी फैल ही रहा है। और ये किस चीज से कर रहा है, तो रेड शिफ्ट से, अवृक्त विस्थापन द्वारा, क्योंकि एक गैलेक्सी दूसरे गैलेक्सी से दूर जा रहा है, तो वही लाल के बाद अदृश्य हो जाता, लाल दिखाई पड़ता है, अदृश्य हो जाता है माइक्रोस्कोपी द्वारा ना। तो यही चीज यहाँ पे ये कहना कहता था, महाविस्फोट के सिद्धांत में उनका कहना यही है। तो अब यहाँ पे यही अणु अब परमाणु हो गया, तो जो गैस, और इसीलिए आपको समझने के लिए, तो ये तो आप समझा दिए, किसी को पता नहीं समझ में आया कि नहीं, यहाँ पे जो भी हो, अब ये लाइट की वजह से ना हो सकता है लाइव में थोड़ा सा ये हो, ठीक है। तो इसको वही चीज कहते हैं कि अभी मैंने समझाया, तो आप डायग्राम बनाते होगे ना, कोई नहीं, चलिए आप ऐसा समझ लीजिए, जितना मैंने बताया इसको एक बार रिपीट कीजिए, ठीक है, आप लोग खुद, और वहां पे आप कॉपी ले लीजिए, और जैसे बताओ ना वैसे पे आप डायग्राम बनाते जाइए, आप समझ आइएगा। जैसे ये एक बार फिर से लीजिए, यहाँ पे घर में सब है, ठीक है, संघन अवस्था में जितना का है उससे कहीं गुना ज्यादा इसमें है। तो एक गर्मी होगा ना, तो कहते हैं ना, जब फटेगा ना, सब कुछ तोड़ फाड़ होगा, फटेगा, तो सब अपनी अपनी जगह पे जो होगा तो फैलेगा, ठीक है। तो वही चीज ये महाविस्फोट के सिद्धांत में यही क्या है। तो यहाँ पे अणु परमाणु चीज का वर्ड यूज किया गया है कि कई बिलियन वर्ष पूर्व संपूर्ण ब्रह्मांडीय पदार्थ एक संघन अवस्था में, तो सभी एक जगह संघन अवस्था में था ब्रह्मांडीय पदार्थ, जो हम यहाँ पे दिखाए, हो सकता है लाइट की वजह से जो भी हो इशू, ठीक है, अवस्था में था, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, उच्च तापमान, अब सही में साथ में रहेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा ही, दबाव प्रेशर बढ़ेगा, तो सब धक्का मुक्की करेगा, तो एक बार भगेगा ना, तो या फिर जैसे ठंडा होगा, भाई ठंडा लग रहा है, भाई वहीं पर जहाँ पे है वहीं पे बैठ जा, भाई फिर वही अलग वाला सिस्टम, समझ गए ना, तो जहाँ पे है वहीं, तो वही कह रहे हैं यहाँ पे, जो अब ये आप चीज को अब पेपर में आप इसे लिखोगे तो आप इसे ऐसे दर्शा सकते हो डायग्राम बना के, लेकिन वहां पे आप क्या लिखोगे, अणु परमाणु, ना कि लोग लिखोगे, क्योंकि अगर हो सकता है लोग लिखोगे तो कहेगा ये कौन नया आ गया है। तभी मैंने कहा है कि जब भी आप पढ़ो कॉपी पेन ले लो, क्योंकि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो क्योंकि आप यहाँ पे लोग नहीं लिख सकते, आप समझने के लिए लियो आप, क्योंकि मेन तत्व होता है समझना, और लिखना है तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा कि कई बिलियन वर्ष पूर्व पहले संपूर्ण ब्रह्मांडीय पदार्थ, जो अभी कहाँ फैल गया, आपको अब यही कहना है कि ये महाविस्फोट के सिद्धांत, तो ये तो क्लोज ही निरूपित कर रहा है, क्लोज ब्रह्मांड ही कर रहा है ना निरूपित, तभी तो कहते विस्फोट हुआ प्रेशर और तापमान के कारण।
फिर शीतलन अवस्था में जहाँ जा गया वहीं पे जो आसपास के थे सब दोस्ती मतलब जम गया, उसके चक्कर जो भी हो अपना अपना कक्ष बनाया, और रेड शिफ्ट ये निरूपित करता है, ठीक है, जो अपना अपना रिसर्च होता है। तो वही चीज़ आपको बुक में जब आप पेपर की जब तैयार लिखो, और वैसे तो मल्टीपल चॉइस हो गया तो आप समझ गए, अदरवाइज अगर आप सब्जेक्टिव या किसी को समझाना तो आप समझा सकते हो। तो यहाँ देखो बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से अकॉर्डिंग टू, ठीक है, कि लिखोगे तो फिर से एक बार ये रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने अभी कहा ना कि जेन्युइन समझो तो अच्छे से समझो। तो कई बिलियन वर्ष पूर्व संपूर्ण ब्रह्मांडीय पदार्थ एक अत्यंत संघन अथवा इतने उच्च तापमान और दबाव की अवस्था में थे कि परमाणु का निर्माण संभव नहीं था। कि परमाणु कैसे निर्माण होगा, तो इसलिए एक आज विस्फोट हुआ, तनाव जो होता है ना, विस्फोट हुआ, तो उससे सब विखंडित हो गया, और जो जहाँ जहाँ था वो कितने किलोमीटर कौन कितना भाग गया कोई नहीं जानता, कि हम ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं, घर की बात थोड़ी करें कि हम इस घर में नहीं अच्छा लगेगा तो दूसरा घर बदल के ले लेंगे, ये तो नहीं कर रहे हैं ना। ये घर में गर्मी लग रहा है, वहाँ तो ब्रह्मांड की बात हो रहा है, क्योंकि पिंड इतना सा कहते हैं, लेकिन पिंड इतनी से होता है कि हम तुलना में कितना बड़ा होता है। तो यही चीज़ है, विस्फोट हुआ जिसने उस अंगन पदार्थ को विखंडित कर दिया, और उसकी विखंडित टुकड़े तीव्र गति से हजारों किलोमीटर प्रति सेकेंड के साथ अंतरिक्ष में बिखर गए। विस्फोट के तत्काल उपरांत ही शीतलन की प्रक्रिया आरंभ होगी। जब ये विस्फोट हुआ तो अचानक से ठंडी लगेगा, तो फिर थोड़ा थोड़ा एक लिमिटेशन के बाद वहाँ जमने लगा ना, जैसे अभी मैंने कहा था जस्ट, ठीक है। और ये परमाणु गैसों के बादल के रूप में संघनित हो गए, और आकाशगंगाओं के तंत्र उनके पिंड इस सब के रूप में एकत्रित हो गए। तो इसी सब से जो है ना कह रहा है ये मतलब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो यही चीज हो गया। अब दूसरा पॉइंट आ गया आपका स्टेडी स्टेट थ्योरी। तो महाविस्फोट के सिद्धांत जब आप अणुपरमाणु याद रखना, तो यहाँ पे अणुपरमाणु कर देना, यहाँ पे हमने लोग ले लिया, यहाँ पे आप अणुपरमाणु ले लेना, और जितने भी वस्तुएं जो संग्रहित थे तो वो सब पिंड, जो खगोलीय पिंड ये भी कह सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग तो इसलिए क्या एक बार आप थोड़ा सा बुक के अकॉर्डिंग आप चल रहे हो, तो तैयारी करो यूपीएससी एसएससी रेलवे बैंक में, तो उस हिसाब से करो, ठीक है। अब है स्टेडी स्टेट थ्योरी, स्थिर अवस्था के सिद्धांत। अब देखिए हर चीज कहते हैं कुछ चीज कॉमन ही होता है, कुछ चीज कॉमन ही होता है। अब स्टेडी स्टेट थ्योरी में क्या है, ज्यादा लंबा नहीं देते हैं ना, कहते हैं महाविस्फोट सिद्धांत प्रारंभिक पुंज में कणों की उत्पत्ति का विश्लेषण नहीं करता है। अब कहते हैं स्टेडी स्टेट थ्योरी यानी स्थिर अवस्था के सिद्धांत क्या कहता है कि महाविस्फोट सिद्धांत जो है प्रारंभिक पुंज में कणों की उत्पत्ति का विश्लेषण नहीं करता है, कण की मतलब उत्पत्ति जो है उसका विश्लेषण अच्छा से नहीं कर पाता है, ठीक है। अतः एक नए सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ जो अभिरक्त विस्थापन को स्वीकार करता है, जो रेड शिफ्ट को, तो रेड शिफ्ट का है ना कॉमन बात ले लिया, रेड शिफ्ट सबको ले लिया, ठीक है। अब रेड शिफ्ट को स्वीकारता है, परंतु यह एक ऐसे ब्रह्मांड की अवधारणा प्रस्तुत करता है, तो परंतु यह कह रहा है कि ब्रह्मांड के ब्रह्मांड जिसका न तो कोई आरंभ है न कोई अंत। अब ये कह रहे, ये उन्होंने तो एक तरह से क्लोज की बात की, एक तरह से समझिए महाविस्फोट के सिद्धांत में। अब ये कह रहे हैं स्टेडी स्टेट कि इसका ना तो कोई अंत है ना कोई आरंभ, ठीक है। अब कह रहे हैं ना इनडायरेक्टली कि ऑप्शन दिया जाता है, ये दूध है या पानी, ऑप्शन ये एक गिलास है, इसमें दो ही ऑप्शन है, दूध और पानी, तो दोनों में से कोई एक होगा, क्योंकि ऑप्शन में आंसर में दो ही ऑप्शन है, नन ऑफ दीज नहीं दे सकते, नहीं तो क्वेश्चन ही गलत है। तो उसी तरीके से तो एक ने क्लोज्ड आपका क्लोज्ड ब्रह्मांड पे हुआ। अब यहाँ पे देखिए दूसरा है ये ओपन ही हुआ है, यहाँ पे ओपन ही की बात हो रहा है, ये ओपन। तो स्टेडी स्टेट थ्योरी तो एक ट्रिक बेस पे ये हो जाएगा, बिग बैंग थ्योरी आपका क्लोज्ड पे हो गया, और इसका क्या हो गया आपका क्लोज्ड ब्रह्मांड पे, और इसका स्टेडी स्टेट थ्योरी ओपन पे, जिसका ना तो कोई आरंभ है ना कोई अंत है। इसे स्थिर अवस्था का सिद्धांत कहा गया है। कहते हैं यह सिद्धांत मानता है कि स्थिर अवस्था के सिद्धांत कि ब्रह्मांड के भीतर की दशाएं सदैव वर्तमान जैसी ही रही है। वो कह रहे हैं ना तो कोई आरंभ है ना कोई अंत, जो कि वर्तमान में जो अभी है वैसे ही शुरू से था है और वैसे ही रहेगा स्टेडी स्टेट थ्योरी के अनुसार, ठीक है, और सदैव ऐसे ही रहेंगी। जैसे ही ब्रह्मांडीय विस्तार होता है आकाशगंगाओं के मध्य उत्पन्न खाली स्थान में परमाणु कणों के मिलने से नहीं। अब कहते हैं जैसे ब्रह्मांड, देखिए वर्तमान कह रहे हैं कि वर्तमान में जैसे अभी ब्रह्मांड में हो रहा है स्टेडी स्टेट में, वैसे ही पास्ट में भी होगा अब हम लोगों के अकॉर्डिंग, और फ्यूचर में, क्योंकि टाइम को मैंने यहाँ पे टाइम को मतलब हम लोगों ने मतलब कहने का पर
क्रिएट किया अपने अकॉर्डिंग 24 घंटा के, तो हर का मील कहते हैं ब्रह्मा जी के यहाँ पे मतलब मनुष्य काल के 1000 युग ब्रह्मा जी के एक दिन के बराबर होता है, और एक रात्रि फिर 1000 युग, तो वो बात की बात है। तो अभी यहाँ पे मैंने कहा ना अभी इधर जो टॉपिक चलता है उसके अकॉर्डिंग, तो इस अब यहाँ पे यही कह रहे हैं यहाँ पे कि जैसे ही ब्रह्मांडीय विस्तार होगा आकाशगंगों के मध्य, अब जैसे कह रहे हैं ये ओपन ही माना, अब जब कह रहा है कि कोई दूर जा रहा है, जैसे एक गैलेक्सी है और ये गैलेक्सी है, और ये क्योंकि रेड शिफ्ट को ये भी विस्तार सब कॉमन बातें है ना, रेड शिफ्ट को सभी फॉलो कर रहे हैं कॉमन, तो रेड शिफ्ट के अकॉर्डिंग अगर ये भी दूर आपस से जाता है ना, तो यहाँ पे कुछ जो कण है ना ऑटोमेटिक आके, जैसे मान लीजिए ये यहाँ था, अब ये यहाँ हो गया गैलेक्सी, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक एक गैलेक्सी बन जाएगा छोटा छोटा मिलके। तो ऐसे ही निर्माण बनता और बिगड़ता रहता है, इनका कहने का तो यार कहाँ जाता है कहाँ विलीन होता है ये नहीं कह सकते, ये भी तो वर्तमान जैसे ही कल्पना ही सब आभासी कर सकते हैं, ठीक है। तो उत्पन्न खाली जगह में स्थान में परमाणु कणों के मिलने से नवीन पदार्थ का प्रारंभ में हाइड्रोजन के रूप में निर्माण होता है। तो पहले कहते हैं प्रारंभ में क्या होता है, हाइड्रोजन पदार्थ का रूप में निर्माण होता है प्रारंभ में, और इस निर्माण की दर लगभग उतनी ही होती है जितनी कि पुराने पदार्थ के प्रसारित होने की दर, और जैसे पुराने पदार्थ जितना प्रसारित हुआ है उसी हिसाब से ये भी होगा। मतलब इनका सिस्टम वही है कि इनका ना कोई अंत है ना कोई आदि है, बस जैसे ही खाली होता है फिर से वही निर्माण, और ये चीज़ जैसे ही वो दूसरे से दूर जाता है वहाँ पे नया जो खाली जगह होता है कहीं भी बन जाता है, ठीक है, गैलेक्सी दो गैलेक्सी के अंदर। जो कि दूसरे शब्दों में जैसे ही पुरानी आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर जाती है उसके बीच निर्मित रिक्त स्थान में नवीन आकाशगंगाएं का निर्माण होने लगता है, जो भी मैंने बताया। और अतः ब्रह्मांड का पदार्थ समरूप घनत्व निरंतर बरकरार रहता है। इसलिए कहते हैं ब्रह्मांड का जो पदार्थ है, जितने भी पदार्थ है वो निरंतर क्या है, बरकरार रहता है। तो अभी आप दो चीज समझ गए। तो इनडायरेक्टली अभी देखिए रेड शिफ्ट तो दोनों ने किया, बिग बैंग थ्योरी ने भी और स्टेडी स्टेट थ्योरी ने। स्टेडी स्टेट थ्योरी कह रहे हैं ओपन है, और जब ये ओपन है तो इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता है, आदि अनंत है। और बिग बैंग थ्योरी कह रहा है, बिग बैंग थ्योरी महाविस्फोट जो सिद्धांत हुआ है, महाविस्फोट के सिद्धांत, वो कह रहा है क्लोज था, शून्य था, वहां पे बस संघन अवस्था में बस विस्फोट हुआ, उस हिसाब से हुआ है और फैलता है, और एक निश्चित जगह पे जाके वहां पे ऐसे ही होता रहेगा। और इस रेड शिफ्ट उसको भी ये भी कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं, तो कॉमन सा ही अंतर हो गया है। अब आगे है स्पंदमान ब्रह्मांड सिद्धांत। कहते हैं पल्सेटिंग और ऑसिलेटिंग यूनिवर्स थ्योरी, डोलेमान, ठीक है, पल्सेटिंग और ठीक है ऑसिलेटिंग यूनिवर्स थ्योरी। अब कहते हैं इस सिद्धांत के अनुसार, अब दो हो गया, स्टेडी स्टेट थ्योरी हो गया, अब महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार हो गया, ठीक है। अब आ गया ये, आपको अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना तो लोग ये से कहते हैं ना आपका माइंड डेवलप कैसे हो, तो ये इमेजिनेशन से आप लॉजिक तार्किक बात कह सकते हो, तार्किक, ठीक है। अब स्पंदमान और दोलेमान ब्रह्मांड सिद्धांत। अब कहते हैं इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड बारी बारी से फैलता और सिकुड़ता है। अब देखिए ये ऑसिलेटिंग, ठीक है, और पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी क्या कहते हैं, स्पंदमान और दोलेमान थ्योरी। कहते हैं इस सिद्धांत के ब्रह्मांड जो है बारी बारी फैलता है, पहले फैलता है, पहले जैसे मान लो यहाँ है ब्रह्मांड, ये ऐसे समझिए, एक तो मैंने अभी बताया क्लोज हो गया आपका बिग बैंग थ्योरी, ये बिग बैंग थ्योरी हो गया आपका क्लोज, बिग बैंग थ्योरी आप लिख लीजिए आप लोग। और ये खुला है तो आपको पता ही नहीं है रास्ता किधर है, तो ये हो गया आपको स्टेडी स्टेट थ्योरी, स्थिर अवस्था के सिद्धांत। और ये फुक्का समझते हैं, फूकना, गुब्बारा, तो गुब्बारे को फूकते हैं ना, फूकते हैं तो फैलता है और फिर हवा निकालते हैं सिकुड़ता है। तो ये समझ लीजिए स्पंदमान और दोलेमान ब्रह्मांड सिद्धांत यही कह रहा है। देखिए कैसे कह रहे हैं आप समझिए। कहते हैं इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड बारी बारी से फैलता है और सिकुड़ता है, जिसकी अवधि 10 बिलियन वर्ष होती है, जिसकी अवधि इन्होंने फिक्स कर दिया। अवधि देखिए यहाँ पे स्पंदमान दोलेमान क्या क्या फिक्स कर दिया, लगभग यहाँ पे देखिए लगभग में बात करते हैं, यहाँ पे कहते हैं जिसकी अवधि 10 बिलियन वर्ष होती है। महाविस्फोट के पश्चात, अब महाविस्फोट को इन्होंने माना कि महाविस्फोट जैसे हुआ, इनको ये नहीं माना कि इन्होंने ये गुब्बारे वाला सिस्टम, ये गुब्बारे वाला सिस्टम है जो फैलता सिकुड़ता है, ठीक है। तो आप लोग एक ट्रिक भी दे देंगे ताकि तीनों पॉइंट्स आ जाए। कहते हैं महाविस्फोट के पश्चात ब्रह्मांड का प्रारंभिक फैलाव आरंभ हो जाता है। जब ये महाविस्फोट हुआ, जैसे बिग बैंग की थ्योरी के द्वारा ये इन्होंने स्पंदमान दोलेमान ब्रह्मांड के सिद्धांत,
कि फैलता सिकुड़ता है। तो जब ये ब्रह्म मतलब विस्फोट हुआ, महाविस्फोट हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग फैलाव आरंभ हो गया। लेकिन उनमें गुरुत्वाकर्षण बल भी पाया जाता है, लेकिन कहते हैं उसमें ग्रेविटी भी पाया जाता है, जो समस्त पदार्थों को अपनी उत्पत्ति के मौलिक स्थान पर वापस लाने के लिए उत्तरदायी होता है। जो कहते हैं भाई जितना दूर भागेगा रस्सी मुझ में बंधा हुआ है, ग्रेविटी, ठीक है, समझिए, समझने के लिए कि जितना भी जैसे भी महाविस्फोट हुआ तो तू जितना फैलोगे, मतलब जितना भी, तो एक रस्सी, इनडायरेक्टली मैं कह रहा हूँ, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए, तो फिर से आप वो वहां पे फैल जाओगे, तो वहां पे गुब्बारा वही दे देना, फुलाए और फिर सिकुड़ गए, ठीक है। तो क्योंकि इसमें ग्रेविटी के गुरुत्वाकर्षण बल भी पाया जाता है, जो समस्त पदार्थ को अपनी उत्पत्ति के भौतिक स्थान पर वापस लाने के लिए उत्तरदायी होता है। इस सिद्धांत के अनुसार आज से देखिए 10 बिलियन वर्ष की अवधि होती है, और देखिए इस सिद्धांत के अनुसार, कौन सा, स्पंदमान दोलेमान के सिद्धांत के अनुसार, आज से लगभग 12 बिलियन वर्ष पूर्व एक महाविस्फोट हुआ था। मतलब अभी जो हम लोग करंट में है उससे, ठीक है, लगभग 12 बिलियन वर्ष महाविस्फोट सिद्धांत हुआ था, और 10 बिलियन अवधि ही है ब्रह्मांड की, ठीक है, ठीक है। अब होता है मिसप्रिंट होता है, या हो सकता है बहुत किसी से भी, चाहे मैं हूं कोई भी है, होता है, ठीक है, तो कोई ये नहीं है। तो 12 बिलियन वर्ष पूर्व एक महाविस्फोट हुआ था, और तब से यह ब्रह्मांड निरंतर फैल रहा है। तब से कहते हैं 12 बिलियन वर्ष पहले ब्रह्मांड का विस्फोट हुआ था, मतलब यही महाविस्फोट हुआ था, तब से ये ब्रह्मांड फैल रहा है। परंतु अगले 20 बिलियन वर्षों के बाद इसका विस्तारित, लगभग 20 वर्षों के बाद, मतलब बिलियन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, लगभग 20 बिलियन वर्षों के बाद इसका विस्तारित होना संभव नहीं होगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल का फैलाव को रोक देगा। जब ये जो कहते हैं ग्रेविटी है वो उसका रोक देगा, और तत्पश्चात फिर वहां से सिकुड़ना, जैसे कहते हैं गुब्बारों को फूक रहे फुला रहे, एक निश्चित आयतन तो जाके कहते हैं रुक जाता है, इसके बाद जब फोड़ेंगे तो या तो ओपन हो जाएगा। तो इन्होंने इसको तो माना ही नहीं, इन्होंने कहा नहीं फैलता और सिकुड़ता है, तो इनके हिसाब से इसके बाद हवा को छोड़ दीजिए, वो सबको ले आएगा, समझ गए ना। मतलब जो भी छोटा सा साइज, उसका जो साइज होता है, एक्चुअल साइज तो नहीं आता, थोड़ा सा बड़ा ही रहेगा कहने का तो फैलता और सिकुड़ता है, ठीक है हंसी बताइए, ठीक है। तत्पश्चात समस्त पदार्थ सिकुड़ना या स्वयं ही ध्वस्त होना प्रारंभ हो जाएगा। तब देखिए जब ये गुब्बारे में कुछ भी रखेगा, जब ये सिकुड़ेगा, तो पानी भरिए या कुछ भी भरिए, तो क्या कहता है वो सब फटेगा या कुछ भी होगा ना, कहने का तो सब टूट फूट जाएगा, यानी बाहर फेंक देगा, बाहर निकालना ही पड़ेगा ना, ध्वस्त होना प्रारंभ हो जाएगा। इस क्रिया को अंतःस्फोट, इंपल्सन कहा जाता है। इसी क्रिया को अंतःस्फोट, तो वही के गुब्बारे में अगर कोई वस्तु रख दिए, जैसे ये ऐसा समझिए ना, जैसे धान चावल कुछ भी कहते हैं, चावल कुछ भी रख देते हैं फिर सिकुड़ते हैं, तो फिर वो निकाल सकते हैं ना, मैं निकल जाता है ना, एक साइज पे आएगा, ये 2 मुट्ठी डाल दियो, इतना डाल दिए वो 1 मुट्ठी, मतलब कहने का पर इतना, और थोड़ा सा जो अपना आकार वो धारण करेगा सिकुड़ने के बाद, तो वो सब फेंकेगा ना, तो वही चीज कह रहा है यहाँ पे, ठीक है, कि अंतःस्फोट हो जाता है, इंपल्सन जिसे कहते हैं। इस प्रक्रिया में समस्त ब्रह्मांडीय पदार्थ अत्यधिक तीव्र गति के साथ वापस होते हैं, जिससे समस्त पदार्थ में भारी संकुचन होता है, और वह एक अत्यंत संघन ब्रह्मांड में बदल जाता है। जिसका तापमान एवं दबाव इतना अधिक होता है, जिसका टेम्परेचर और प्रेशर इतना अधिक होता है कि उनके अवयव परमाणु भी विच्छिन्न होकर अपने अवयवी परमाणु कणों के में विभाजित हो जाते हैं। इसी ब्रह्मांड में अगला महाविस्फोट होगा, जिससे पुनः आकाशगंगाएं का निर्माण होगा। फिर से कहता है, फिर मतलब अगले 20 बिलियन के बाद ऐसा होगा, फिर इसके बाद फिर से महाविस्फोट होगा, और फिर से जो है फिर नया बनेगा, फिर से फैलेगा, फिर से वही चीज क्रिया होगा। तो इनके अनुसार से यही होता है, और इस प्रकार फैलाव और संकुचन की नवीन दौर प्रारंभ होगा। और इस प्रकार फैलाव संकुचन के एक चक्र जो है ना, कहता है एक चक्र, मतलब फैलना और सिकुड़ना, फैलना सिकुड़ना, ये लगभग कह रहा है 100 बिलियन वर्षों का होता है, अवधि 10 मिलियन वर्ष की है, ठीक है। तो ये चीज होता है। तो जब हम जैसे बुक के अकॉर्डिंग, तो अभी आप बिग बैंग थ्योरी पढ़ोगे तो आप समझ के ना, एक ध्यान रहेगा, लेकिन वहाँ पे अणु परमाणु की बात करेंगे, गैस वैस की, तो इसलिए जब आप पढ़ो तो एक बार कहानी समझने की कोशिश करो, क्योंकि आप समझ तो रहे हो, लेकिन अगर एक बार आप स्टडी कर लेते हो और बुक हो, जैसे आप मान लो 12th क्लास में हो तो 12th क्लास के बुक होंगे, आप 11 हो तो 11 क्लास के बुक होंगे, और उसमें अगर बिग बैंग थ्योरी है तो देखो उससे, और ऐसे समझ लो तो ये तो काफ़ी है, फिर आपको बुक लेके कॉपी लेके बैठने की तो जरूरत ही नहीं है। आप तो समझो जितना समझना है कि क्या समझाने चाह रहे हैं,
तो यही चीज होता है, ठीक है। अब जैसे अगला टॉपिक है, जैसे हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे। अब कहते हैं ब्रह्मांतरिक्ष की माप और क्या कहते हैं, अंतरिक्ष। तो